नमस्कार, मैं दीपक दे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कुरसंडा, सादाबाद, हाथरस। सबसे पहले मैं AMUHRDC को धन्यवाद देना चाहूँगा टीचर प्रेजेंटेशन का अवसर प्रदान करने के लिए। मेरा आज का टीचर प्रेजेंटेशन का विषय है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। मूल अधिकारों का प्रावधान भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। मूल अधिकार से आशय है वे अधिकार जो संविधान में लिखित रूप में उपलब्ध हैं और जिनकी सुरक्षा की गारंटी न्यायालय के द्वारा प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या होता है। वहीं अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि वे कानून या अधिनियम जो कि मूल अधिकारों के खिलाफ हैं या मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं वो है लागू नहीं होंगे, न्यायालय उनको शून्य घोषित कर देगा। वहीं पहला जो मूल अधिकार है समानता का अधिकार, उसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेके 18 में किया गया है। सर्वप्रथम अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार की बात की गई है। समानता के अधिकार से आशय है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा और उसे विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर किसी व्यक्ति के आधार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको सभी जगह सार्वजनिक स्नानागारों, कुओं, होटलों, सभी जगह जाने का अधिकार होगा। उससे इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात कही गई है। इससे आशय है कि भारत में सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। उससे किसी जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कोई भी व्यक्ति छुआछूत का आचरण करेगा वो निषिद्ध होगा और इसके लिए अपराध का भागी होगा, उसे अपराध दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। राज्य, सेना या विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 20 में कुछ अपराधों के लिए अपराधों और दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, दिया गया है। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और अपराध से निरोध, संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया जाता है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि वे बच्चे या बालक जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है उनको बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा। अनुच्छेद 25 से लेके 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 में किसी भी नागरिक को या व्यक्ति को कोई भी धर्म को मानने का, प्रचार करने का और आचरण करने का अधिकार है। 26 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रबंध कर सकता है, उसको प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 28 में कोई भी धर्म के नागरिक को किसी भी धर्म की धार्मिक शिक्षाओं के प्रबंध की, उसको चलाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं, यानी भारत में वे समुदाय जो सांस्कृतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एवं अपनी भाषा और लिपि के आधार पर अल्पसंख्यक कहलाते हैं, उनको अपनी शिक्षा संस्थाओं का प्रबंध करने का, शिक्षा संस्कृति को बचाने का और उनके संरक्षण का अधिकार दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी जितने भी जो अधिकार हैं वो इस अधिकार के द्वारा लागू होते हैं, प्रवर्तित होते हैं। अगर हमारे किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और उनके उल्लंघन पे उनके द्वारा उनको प्रवर्तित करा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे 6 मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं। अब मूल अधिकारों की कुछ कमियां हैं, आलोचनाएं। उसमें नंबर 1 है कि
मूल अधिकारों की सूची है वह पूर्ण नहीं है, अर्थात इसमें कुछ और मूल अधिकार जोड़े जा सकते हैं। दूसरी जो आलोचना की जाती है वो ये की जाती है कि कोई आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार नहीं है। तीसरी आलोचना ये की जाती है कि मूल अधिकारों की अगली आलोचना यह की जाती है कि ये इनका महंगा उपचार है। इसके बाद अगली आलोचना ये की जाती है कि ये निवारक निरोध के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से इसकी आलोचना की जाती है, लेकिन इनका मूल अधिकारों का महत्व भी है, जिसका निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, भारत में विधि का शासन सुनिश्चित करता है मूल अधिकार। नंबर 2, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की और उनकी भाषा और लिपि को बनाए रखता है और हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित करता है। संक्षेप में और स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मूल अधिकार भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। और अंत में यह कहा जा सकता है कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक व्यक्ति के कर्तव्य दूसरे व्यक्ति के अधिकार बन जाते हैं और दूसरे व्यक्ति के अधिकार एक व्यक्ति के कर्तव्य बन जाते हैं। अर्थात कर्तव्यों के बिना अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती है। अधिकार और कर्तव्यों में संतुलन बना के हमारे देश में लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा सकता है और हमारे देश को प्रगति के रास्ते पे ले जा सकता है। धन्यवाद।